Hello everyone, this is Keshav from exam.com and most welcome in the second part of trick lecture of quadratic equation। तो ट्रिक वाले जो लेक्चर में कुछ बाकी पोर्शन बचे हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ टाइप्स जो अक्सर एनडीए में पूछे जाते हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ, जैसे हमने रिवीजन वाले में भी डिस्कस किए थे। क्वाड्रेटिक ग्राफ अगर मैं बेसिक आपको बताऊं तो अगर सपोज दैट ये इस टाइप का कोई ग्राफ होता था, ये अगर एक्स एक्सिस को दो बार काटता था अल्फा एंड बीटा, तो हम बोलते थे कि ये वाला ग्राफ है, इसके लिए ए इज ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए इसका मुंह जो है वो ऊपर को खुला हुआ है। और ये दो रियल रूट्स है, क्योंकि ये अगर एफ एक्स है और अगर ये एक्स है तो एफ एक्स कोई दो एक्स के लिए जीरो हो रहा है, तो इसके दो रूट्स होंगे। अगर दो रूट्स होंगे तो अगर हम डी से कहना चाहें तो बात क्या होगी, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब आपका डिस्क्रिमिनेटर जीरो होगा, ग्रेटर देन आपका जीरो होगा। अगर दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करे। अगर एक्स एक्सिस को टच करता था तो क्या होता था कि हमारा एक ही रूट आता था, और एक रूट आता था इसका मतलब ए आपका ग्रेटर देन जीरो है ही, या इस केस के लिए डी क्या होगा आपका जीरो, जैसे हमने वहां पढ़ा था। क्यों जीरो, क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, तो एक्स की एक ही वैल्यू के लिए एफ एक्स आपका जीरो हो रहा है। तो तीसरा केस हमने क्या पढ़ा था वहां पर कि अगर ये वाला जो ग्राफ है ये अगर ऊपर ही हो जाए, ये काटे ना, अगर ये इसको नहीं काटेगा मतलब आपका एफ एक्स कहीं जीरो नहीं हो रहा है। अगर एफ एक्स जीरो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब आपका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस केस में डी आपका लेस देन जीरो है, तो आपका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स रूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक ग्राफ का मैंने आपको रिवीजन बताया, डिटेल में हमने रिवीजन वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वो देख लें। तो चलिए इससे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2017। आप कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, आप इसमें कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है। आपको क्या बोला हुआ है, इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइज एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस। जैसे मैंने अभी थर्ड केस बताया था कि एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस, अगर एफ एक्स है ये है और ग्राफ आपका एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस, फॉलोइंग आर करेक्ट। इसमें हम क्या कह सकते थे कि ए ग्रेटर देन जीरो और ये आपका डी लेस देन जीरो, और या रूट्स आपके हम बोले कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये हम प्रिडिक्शन, ये हमने इसको ग्राफ को बोल के जो बोला हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया। बोथ आर रियल रूट्स, नहीं, वन रूट इज रियल एंड वन रूट इज कॉम्प्लेक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा उसका दूसरा जो उसका होता है वो भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। जैसे हमने पढ़ा था व्हाट रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो कुछ भी नहीं सिंपल करना था, बस सिंपली ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे हमने ग्राफ सारे डिस्कस करे थे। बस क्योंकि अब ये ऊपर है तो ये एक्स एक्सिस को एफ एक्स कहीं जीरो होगा नहीं, जीरो नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स आपकी एफ एक्स किसी भी एक्स के लिए आपका जीरो नहीं आएगा, मतलब कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, या हम बोले कि दोनों रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये आप देखिए एनडीए 2017 का लेवल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू गिव इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus px plus 4, and for all the real values of x then which one of following are correct। आपको बोली हुई है कि x square minus px plus 4 this will be always be greater than 0। जैसे हमने जब डिस्कस करे थे ग्राफ, तो ये एफ एक्स था बेटा और ये आपका x था। अब बोल रहा है कि एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये अगर हम इसकी वैल्यू एफ एक्स मान ले तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो पैराबोला है मेरा वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि ए आपका ग्रेटर देन जीरो है और डी आपका लेस देन जीरो, और उसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि ये पैराबोला अगर ये यहाँ आ जाता, इसका मतलब एफ एक्स कहीं ना कहीं जीरो हो जाता, अगर ये यहाँ आ जाता इसका मतलब इन दोनों रूट्स के बीच में एफ एक्स निगेटिव होता है, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्ट ही डी लेस देन जीरो कर दूंगा। तो डी बस आपको लेस देन जीरो करना है, डी आपका जाएगा बी स्क्वायर, तो आपका माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी लेस देन जीरो, तो आपका ये जाएगा पी स्क्वायर एंड this is minus 16 less than 0, then p
पी स्क्वायर लेस देन 16। तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट भी ले लें तो p आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ p लेस देन 4, या आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि p माइनस 4 अपॉन p प्लस 4 लेस देन 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, p की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 से -4 आ जाएगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम माइनस लगाएंगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। अच्छा, इक्वल्स टू ना लगाएं क्योंकि यहाँ आपको ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू बोला होता, मतलब कभी भी 0 हो रही है इस एफ एक्स की वैल्यू, तो हम d इक्वल्स टू भी लगा लेते। क्यों? क्योंकि उस एक केस के लिए आपका वो पैराबोला था जो एक्स एक्सिस को टच कर जाता। अब क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज ना हो, आपका जो आंसर होगा वो ए आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसे मैं रेज करता हूं। नेक्स्ट है आपका, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स पॉजिटिव हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ ए एंड सी शुड बी लाइक एंड दिस। तो वैसे तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका कोफिशिएंट और रूट्स के रिलेशन वाला है। तो क्या है, अगर मैंने रूट्स मान लिया अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने क्या लिखा कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी अपॉन ए। मतलब अल्फा प्रोडक्ट जो आता है वो आपका सी अपॉन ए आता है, और जो एडिशन आता है वो माइनस बी अपॉन ए आता है। अब आपको बोल रहा है कि ये जो रूट्स हैं ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है आपका, ये भी पॉजिटिव है, और आपको बोला हुआ है कि ये जो चीज है एडिशन वो आपका निगेटिव। तो ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और अल्फा बीटा भी पॉजिटिव है, तो जो साइन हो सकते हैं, मतलब अल्फा बीटा की तरह सेम साइन की तरह बी और ए के साइन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है और अगर बी और ए भी पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये पॉजिटिव की वैल्यू निगेटिव के इक्वल हो गई, वो की पॉसिबल नहीं है। तो साइन ऑफ ए बी शुड बी लाइक, मतलब ए बी भी पॉजिटिव होंगे, नहीं। क्यों नहीं होंगे पॉजिटिव? क्योंकि अगर मैं ए और बी को पॉजिटिव कर देता हूं तो ये जो इनका डिवीजन है वो आपका निगेटिव आ जाएगा। फिर दूसरा इस केस में देख लेते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो सी और ए के साइन सेम हो सकते हैं, सी और ए पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर पॉजिटिव का प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव नंबर्स का डिवीजन भी आपका पॉजिटिव रहता है, तो साइन ऑफ ए एंड सी शुड बी लाइक, मतलब साइन ए और सी के जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बेसिकली तो एनडीए का नहीं है, पर फिर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का y, ये x एंड y आपको बोला हुआ है ax स्क्वायर bx प्लस c। बोला हुआ है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन बिलो, देन विन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ये ग्राफ अगर आप देखें तो इस ग्राफ में 2 बार y आपका 0 हो रहा है। इसका मतलब कोई 2x की वैल्यू के लिए x1 एंड x2 के लिए y आपका 0 है। इसका मतलब इसके 2 रियल रूट हैं, 2 x की वैल्यू ऐसी हैं जिस पर y आपका 0 हो रहा है। तो ये आपका रियल रूट्स वाला ग्राफ है, 2 बार टच कर रहा है x एक्सिस को कट कर रहा है। रियल रूट्स के लिए आपको क्या होता है, d ग्रेटर देन 0। तो जो भी इसमें d की वैल्यू है v स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपका ग्रेटर देन 0। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं करना था, बस आपको सिंपल आपको ग्राफ आने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट कैटेगरी पे। जहां तक ग्राफ की बात है तो सिर्फ वही 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो ग्राफ कट करेगा तो दोनों d ग्रेटर देन 0 और दोनों रियल रूट्स, या ग्राफ टच करेगा तो d इक्वल्स टू 0 और इक्वल रूट, या ग्राफ बिल्कुल ही ऊपर रहेगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपका d लेस देन 0, और जो रूट्स आपके आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, next type of question is based on the formation of quadratic equation। तो कैसे कैसे फॉर्म करते थे, अगर हमें कोई अल्फा और बीटा रूट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन क्या होगी उनकी, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। यहाँ माइनस होता है, बस ये आप ध्यान रख के चलें। अच्छा, ये आता कैसे? ये आता जैसे हमने रिवीजन वाले में भी डिस्कस किया, ये उसका उल्टा ही होता है एक्चुअली। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आपका इक्वेशन होती है। तो अगर मैं इसमें ए से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब अगर क्या मैं करूं कि एक्स स्क्वायर, मैं इस बी अपॉन ए की जगह, क्योंकि मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ बी अपॉन ए की जगह मैं क्या रखूंगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये वही वाला माइनस है जो यहाँ से यहाँ पर आपका आ जाता है, प्लस अल्फा बीटा आपका सी अपॉन ए को हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन आती है वो आपकी आती है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से। तो जब भी दो रूट्स दिए होंगे मैं उनको एडिशन करके माइनस में कर लूंगा और उनका मल्टीप्लीकेशन जो हो जाएगा, वो प्रोडक्ट जो हो जाएगा, वो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो द क्वेश्चन इज in solving a problem that reduces to a quadratic equation, one student makes a mistake in constant term। कांस्टेंट टर्म में एक स्टूडेंट्स ने सॉल्व करते हुए मिस्टेक कर दी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और उसके रूट्स उसमें आए 8 and 2। सपोज दैट ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक स्टूडेंट से क्या हुआ कि कांस्टेंट टर्म में गड़बड़ी हो गई। कांस्टेंट टर्म बेटा आपका कौन सा होता है? c। अगर उसने सपोज दैट अल्फा प्लस बीटा निकाला होगा, अगर आपके जो रूट्स आए अल्फा प्लस बीटा आपका निकाला, ये आपका क्या आया 10, और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आया, ये आपका आया 16। ये आपका क्या आएगा यहाँ पर माइनस बी बाई ए, ये आपका क्या आएगा सी बाई ए। अब आप ध्यान से देखना कि उसने बोला हुआ है कि मिस्टेक इन स्टूडेंट्स मेक्स मिस्टेक इन कांस्टेंट टर्म, मतलब उसने जब सी बाई ए किया होगा, ये कांस्टेंट टर्म है सी वाला, तो जब उसने सी बाई ए किया होगा तो इस वाली चीज में मिस्टेक उससे हो गई। और ये वाली चीज आपकी कौन सी किस में यूज हो रही है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मेरी मिस्टेक हो गई। इसका मतलब ये चीज मेरी गलत हो गई, इसमें स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर दी। क्यों? क्योंकि सी में उसने मिस्टेक कर दी। ये वाला सही है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, इसका मतलब ये सही है। फिर दूसरा उसने बोला अनदर स्टूडेंट्स makes a mistake only in coefficient of first degree term। एक दूसरा स्टूडेंट है और उसने फर्स्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट है उस वाले टर्म में मिस्टेक करी और रूट्स आपके फाइंड करे -1 और -9। अब आप फिर से देखना कि अगर उसने -1 और -9 फाइंड करे, मतलब इनका एडिशन ये आएगा जो कि फिर माइनस बी वाई अपॉन ए हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा, फिर सी बाई ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि उसने बोला कि फिर दूसरे स्टूडेंट्स ने किस में मिस्टेक करी? ओनली इन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म। कोफिशिएंट जो फर्स्ट डिग्री, ये आपका एक्स फर्स्ट डिग्री, ये है बी, और इसके कोफिशिएंट में उसने मिस्टेक करी, मतलब उसने बी में मिस्टेक कर दी। अगर बी में मिस्टेक कर दी तो मैं अगर उनका एडिशन निकालूंगा उन रूट्स का, तो वो जो रूट्स का एडिशन आएगा वो आपका गलत आएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, इसका मतलब ये सही है। तो बस यहीं से मेरा आंसर आ चुका है। अब बोला है कि करेक्ट इक्वेशन इज, करेक्ट इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। अब मुझे सही इक्वेशन रखनी है। एडिशन ऑफ रूट्स मैं किससे लूंगा? ये वाले इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि पहले वाले ने कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक करी है, इस चीज में तो मिस्टेक नहीं करी है। इसका मतलब इसका जो सम आया होगा वो सही आया होगा। तो इसका सम मैं निकालूंगा 8 और 10, 8 और 2 आपका हो जाएगा 10, प्लस ऐसे ही दूसरे वाले ने फर्स्ट डिग्री में मिस्टेक करी है, मतलब इसका एडिशन गलत आया होगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सही आया होगा, तो जो प्रोडक्ट है आपका 9 वो आपका सही जाएगा। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर भी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। बस आपको ये देखना होता है कि कहाँ किस स्टूडेंट ने कौन से टर्म में गलती करी, और उसके रिस्पेक्टिव जो चीजें होती हैं वो आपको छोड़ देनी होती है। बाकी सारी चीजों से आपका आंसर कैलकुलेट हो जाता है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इफ a एंड b आर रेशनल, a और b आपके कोई रेशनल नंबर है,
and v is not a perfect square, then quadratic equation with rational coefficient whose one root is this one. अगर एक रूट बेटा ये है आपका 3a प्लस अंडर रूट बी, आपको बोला कि v आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब अगर v परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा तो इसके अंदर का जो नंबर होगा वो मेरा मतलब पूरा सॉल्व नहीं होगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसीलिए अब आपको बोला हुआ है कि b जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक रूट आपको ये दिया हुआ है और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी हुई है। आप ध्यान से देखिए, अगर हम सॉल्व करते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो उसका एक रूट क्या लिखते थे हम, b माइनस प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस v माइनस 2a को मैं अलग कर देता हूं, प्लस माइनस v स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन ये इसके अंदर कर देता हूं। अब अगर मैं इसे a से रिप्लेस कर दूं प्लस इस पूरी चीज को अंडर रूट b से रिप्लेस कर दूं और ये आपका क्या जाएगा प्लस माइनस b। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये अंडर वाली चीज अगर ये पूरी स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट नहीं है तो अगर एक रूट में बोलूं कि 2 प्लस अंडर रूट 3 है, a की वैल्यू आपके 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो क्या आप दूसरे रूट का अंदाजा नहीं लगा सकते? मतलब मैंने बोल रहा हूं कि ये 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर एक 2 प्लस रूट 3 है तो अगर यही बात है तो जाहिर सी बात है दूसरा जो रूट क्या होगा वो 2 माइनस रूट 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस वाला भी होगा। अगर ये प्लस माइनस वाला हम नहीं कह सकते, कब 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 जब ये वाली जो चीज हो वो आपकी जीरो आ जाए। तो फिलहाल ये वाली चीज जीरो है नहीं, क्योंकि जीरो में जब जोड़ेंगे तो हम नहीं कह सकते। तो अब जीरो का जोड़ना ना जोड़ना वो भी बात बराबर है। तो जब भी यहाँ पर अगर आपको बोला होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और एक दिया हुआ है तो जो दूसरा होगा वो खुद ही ये वाला माइनस वाला आपका रूट होगा। तो आपका एक रूट ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दूसरा जो रूट होगा वो माइनस अंडर रूट 3b ही होगा। तो बस आप मुझे अब दोनों रूट पता चल गए, अब तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, सिंपली सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है, आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ये है अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6ax इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि अगर ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसीलिए ये दिया था। अगर नाउ लेट्स डिस्कस ए गुड प्रॉब्लम ऑफ एनडीए 2011। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। इफ लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 19 एंड बीटा टू द पावर 7। आपको बोला होगा कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो वही इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं। अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा आपको निकालूं तो क्या आएगा, माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दिस थिंग अपॉन 2a। ये क्या आ गया बेटा, माइनस 1 प्लस माइनस ये आपका आ गया माइनस 3, या मैं बोलूं कि 3i अंडर रूट 3i, ये आपका आ गया 2। अब अल्फा क्या आपका आ गया माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2i एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2i। आपको अगर पता हो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे हम बोलते हैं ओमेगा एंड इसे हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली अल्फा और बीटा ना देके उसने अल्फा आपको दे दिया ओमेगा एंड बीटा आपको दे दिया ओमेगा स्क्वायर। अब उसने इक्वेशन फॉर्म करवाई, उसने पूछा कि वो इक्वेशन बताइए मेरे को कि जिसकी ये ऐसे हो, जिसके रूट्स ये हो। तो अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 7, पहले मैं एडिशन निकाल लेता हूं। तो अल्फा टू द पावर 19 मतलब ओमेगा टू द पावर 19 आपका हो जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ये आपका 7 मतलब आपका आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 14। ये आपका कितना आ गया, ओमेगा टू द पावर 5 प्लस
1। अब आपको पता होगा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस रहती हैं उसमें। तो ओमेगा क्यूब यहाँ 4×12, ये आपका रह गया ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब ये आपका रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये आपका ओमेगा स्क्वायर आया। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू करूं तो क्या आएगा, माइनस ऑफ ओमेगा। तो मेरा क्या आएगा, माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की मेरी वैल्यू आएगी 1। तो मेरी एडिशन ऑफ रूट्स क्या आया, -1। एंड नाउ व्हाट आई रिक्वायर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया आपका, एक तो आ गया अल्फा टू दी पावर 19 इंटू बीटा टू दी पावर 17। अल्फा को मैं डायरेक्टली ओमेगा टू दी पावर 19 लिख लूंगा, बीटा आपका हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर 14। अब इसको मैं आपको 3 की पावर रिड्यूस करूंगा, आपको क्या आ जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 3 इंटू 5, 5 या 15, यहां से आपके कितने ओमेगा बच जाएंगे, 4 ओमेगा आपके बच जाएंगे। तो ओमेगा 4, सो ये आपका हो गया 15, यहाँ से बचा 4, और ये आपका हो गया 18। तो अगर आप ये देखें, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइडेड है, मतलब 3 के मल्टीपल है, मतलब 1 इंटू 1, मतलब आपका आ गया 1। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 1, और एडिशन ऑफ रूट्स आपका आ गया -1। तो मैं बस निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ एडिशन ऑफ रूट्स विच इज -1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि बेसिकली इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हुआ था। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता तो आप अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 निकालने में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये आपको पता है इतनी चीज, और इस चीज से अगर आप पावर निकालने चले जाएं तो ये आपको कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज थी। आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने हल्का सा भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर ले जाएंगे। So we will take the new question. If the roots of quadratic equation are m plus n and m minus n, then the quadratic equation will be। आपको रूट्स अल्फा आपको दिया है m प्लस n और बीटा आपको दिया है m माइनस n। सिंपल है बेटा, अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल लूंगा 2m आया, और अल्फा इंटू बीटा में निकाल लूंगा, क्या आपका आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2m ये आ गया, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चंस में आपको पेपर में एग्जाम में आपको पेन भी नहीं उठाना, आपने यहीं से देखा n से n कैंसिल आउट हो गया, 2m आ गया, मतलब ये जो माइनस वाला ही आंसर होगा, और माइनस वाला एक ही आंसर है, तो डायरेक्टली ही ये आंसर हो गया। आपको कुछ सोचने समझने की भी उसमें जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। आपको बोला हुआ कि ये आपका एक रूट है इस वाली इक्वेशंस का, तो आपको पूछा हुआ कि ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो मैं क्या करूंगा, एक ये रूट दिया हुआ है, दूसरा इस रूट से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा, और फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूलों की हेल्प लेके आपको ये कोफिशिएंट आपके निकालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आपको एक रूट लेटर सपोज ये अल्फा दिया है, क्या दिया है आपको, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2i। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 माइनस, ये -1 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसका जो दूसरा वाला जो रूट होगा वो भी इसका माइनस आयोटा रिप्लेस करके आएगा, या मैं बोलूं कि जो इसका कॉन्जुगेट होगा दूसरा वाला रूट। तो पहले मैं यही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 माइनस रूट 2 आयोटा, इसे मैं 2 प्लस रूट 2 आयोटा से ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 2 प्लस रूट 2 आयोटा, ये आपका आ गया 4, ये प्लस आ गया 2, यानी 2 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 6, ये आपका आ गया अल्फा। अब इसका कॉन्जुगेट ही दूसरा रूट होगा, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 रूट 2 आयोटा अपॉन 6। सो दिस इज द सेकेंड रूट। अब आपको बस निकालना है एडिशन ऑफ रूट्स, आपका क्या आएगा, अगर मैं दोनों का ऐड कर दूं तो अंडर रूट टू आयोटा कट जाएगा, और आपका जो फाइनल आ जाएगा 2 प्लस 2 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब
और ये आपका आ जाएगा v अपॉन ए। v अपॉन ए की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो 4/6। फिर सॉरी माइनस v अपॉन ए की वैल्यू आपकी जाएगी 4/6। फिर अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकालूं तो 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर आपका जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख लूँ 4 और प्लस ये आपका जाएगा 4 तो 6 अपॉन ये 6 इंटू 6, ये अल्फा इंटू बीटा, या मैं बोलूँ c अपॉन ए, या मैं 6 से 6 कैंसिल आउट कर दूंगा तो 1/6। तो अब आप यहाँ से देख के कंपेरिजन कर लें। ये आपका जो है a, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो b अपॉन ए, या मैं ऑप्शन से डायरेक्टली देख लूँ तो a की जगह अगर मैं 6 रख दूँ, a की जगह 6 आ रहा है, b की जगह -4 रख दूँ, b की जगह -4 रख दूँ और c की जगह 1 रख दूँ, तो मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भी फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। या आप इन्हें सॉल्व कर भी कर सकते हैं, v अपॉन ए ये दिया हुआ है, c अपॉन ए ये दिया हुआ है, तो vc में इक्वेशन निकालिए और फिर उससे ऑप्शन से चेक करिए, तो वो भी यही बात है। या मैं डायरेक्टली यही चेक कर लूँ तो ये भी यही बात है। तो ये वाले सारे हमने क्वेश्चन अब तक देखे इस वाली प्रॉपर्टीज पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो आपका कोएफिशिएंट से रिलेटेड था, अब क्योंकि थोड़ा सही क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट our next topic is the solution of quadratic equation। जैसे अब तक हम सॉल्यूशन निकालते आए हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस -b √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, इस तरह के सॉल्यूशन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और इस वाली कैटेगरी में बेसिकली सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि x स्क्वायर -2x प्लस 1 का सॉल्यूशन बताइए। तो इस वाली कैटेगरी पे क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे देगा, या कभी कुछ और एरिया पूछ लेगा, या कहीं और, मतलब आपको बेसिकली सॉल्यूशन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करना होगा। अब क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बना सकता, तो उनको इधर उधर एक दो चैप्टर से लिंक करके आपके जो क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं इस वाले हेडिंग का। तो भाई पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का उसने बोला हुआ कि अल्फा कोई रूट है, और अल्फा आपका जो है वो -π से 2π में, या हम बोले कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस वाले क्वाड्रेंट में आपका अल्फा है, तो इसका रूट है, तो अल्फा विल बी इक्वल टू, अल्फा किसके इक्वल होगा। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप श्री धनाचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फिलहाल यही सॉल्व हो रही है तो इसीलिए मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा -12 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसे क्या लिखता हूँ, ये तो आपका 25 cos स्क्वायर थीटा, इसे मैं लिखता हूँ 20 cos थीटा एंड -15 cos थीटा -12 इक्वल्स टू 0। इसे मैं यहाँ से 5 cos थीटा कॉमन लेता हूँ, ये आपका आएगा 5 cos थीटा प्लस 4, ये आपका आएगा 5 cos थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यानी मैं बोलूँ कि 5 cos थीटा -3 एंड ये आपका आ गया 5 cos थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 एंड cos थीटा इक्वल्स टू -4/5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको उसने बोला हुआ है कि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और वो जो अल्फा है वो -π/2 टू पाई है। अब आप अगर कॉज में ये वैल्यू आई है, अब कॉज की जो वैल्यू अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएं, या आप इसके ग्राफ से भी देखें, ये यहाँ 0 होता है, ये आपका π/2 हो गया, और फिर यहाँ पाई आ गया, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आई है ये गलत आई है, ये वाला जो cos थीटा है ये cos थीटा की जगह cos अल्फा, ये वाला इसका रूट हो जाएगा। तो आपको ये वाला इसका रूट फाइनल आपका आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया। अब आपको पूछा है अल्फा, आप पुट कर सकते हैं, cos अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ गई -4/5, क्योंकि वैल्यू होती है वो आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो cos अल्फा मैं कर दूंगा -4/5। आपको पूछा हुआ है tan अल्फा पूछा हुआ है, तो tan अल्फा इजी है लिखना। अब cos a वाला तो नीचे आ जाएगा, और l वाला पार्ट जो हो जाएगा वो l कितना हो जाएगा 3,
मतलब 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 माइनस 3/4। तो इस तरह से ये डायरेक्टली एप्लीकेशन थी, बेसिकली आपको कोई डायरेक्टली सॉल्व नहीं कराया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन थी। तो बस मैंने आपको अप्रोच बताया कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, जर्नल एक क्वेश्चन है वो भी। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एनडीए 2013। क्या बोला हुआ है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 more than twice of its width is 75 units, 75 स्क्वायर यूनिट्स। आपको बोला हुआ है सपोज दैट विड्थ मैंने क्या करी, एज्यूम कर ली आपकी x, whose length is 5 more than twice of its width। तो लेंथ मेरी क्या आ जाएगी 5 more than twice of its width, ये आपकी w हो जाएगी। और एरिया बेटा क्या आ जाएगा आपका w इंटू एल, यानी x इंटू 5 प्लस 2x। ये आपको क्या बोला हुआ है 75 स्क्वायर मीटर। तो आपको बोला हुआ है, तो इसमें लेंथ पूछी गई है, तो अब मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालूंगा। ये क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस आपका 5x माइनस 75, ये आपका यहाँ आ जाएगा। अब 75 ये आपका हो जाएगा 75 इंटू 2, ये हो जाएगा आपको 150। और 5 में क्या करूंगा मैं कि 15 माइनस 10, इसे मैं लिख लूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन आपका आ गया 150। तो 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ माइनस 10x प्लस 15x माइनस 75 इक्वल्स टू 0। तो 2x मैं कॉमन ले लूँ, x माइनस आपका 5 आ गया, प्लस यहाँ मैं 15 कॉमन ले लूँ, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बस इसके बाद मैं सॉल्व कर लूंगा 2x प्लस 15, तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल्स टू 15/2, और दूसरा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो आपका आएगा x इक्वल्स टू 5। अब क्योंकि लेंथ है नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा, x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा डायरेक्टली 5 मीटर। तो ये आपका यूनिट, आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप अगर 5 इसको, इस 5 को आप इस वाली इक्वेशन में यहाँ पुट कर देते और अगर ये 75 आ जाता तो भी आपका आंसर आ जाता। जैसे 5 5 2 इंटू 25, ये 5 इंटू 5, ये आपका क्या आ गया 25 दूनी 50, और प्लस 25 25 5, ये आपका आ गया 75। जो आपका एरिया पूछा गया था वो आपका एरिया आ गया, यानी 5 से अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप यहीं पर टिक कर देते, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कैसे क्वेश्चन डील किए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखाया। लेकिन एग्जाम में आप जैसे ही आपकी इक्वेशन आई, आपने ऑप्शन में पुट करके देखा और आपका आंसर आ गया, आपने वही आंसर टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और लेता हूँ। जैसे ये है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन के रूट्स पूछे हैं, y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब y प्लस 2 खुद अपनी हालत खुद ही बयां कर रहा है कि y प्लस 2 को आप z एज्यूम कर लें, वरना ये बुरा मान जाएगा। तो y प्लस 2 को z एज्यूम करा, या x एज्यूम कर लें, कुछ भी आप एज्यूम कर लें। लेट अस सपोज x ज्यादा फील देता है, तो मैं क्या करता हूँ x एज्यूम कर लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब जैसे इसके रूट्स आएंगे x इक्वल्स टू, फिर मैं इसकी y को वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, तो वो जो चीजें आएंगी वो y के लिए आएंगी। अब ये आपका आ गया 12 दूनी 24 और 12 इंटू 2 24, और इसके लिए 5 के मैं इस तरह से फैक्टर बनाऊंगा ताकि ये 24 आ जाए। तो 5 के लिए 8 3 या 24 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा 2x स्क्वायर माइनस, ये आपका आ गया प्लस 3x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये आपका x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 3 आपका आ गया, माइनस आपका आ गया 4, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपका आ गया x माइनस 4 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एक तो आ गया x इक्वल्स टू 4 एंड दूसरा आ गया x इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो बस x की मैं y वैल्यू रख दूंगा, यहाँ आएगा y प्लस 2 इक्वल्स टू 4, और ये आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो ये आपका जाएगा y इक्वल्स टू 2,
यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू -3/2 -2, देन ये 7 -7/2, तो -7/2 एंड 2, ये आपके आंसर आ गए। तो ये इस तरह के बेसिकली क्वेश्चन थे। डायरेक्टली तो इसमें पूछ लिया, तो सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बस आपको थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होगा, और सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन के बेस्ड पर आपको कुछ ना कुछ आंसर करना होगा। तो अगर मैं ये क्वेश्चन और आपको दिखाऊं, बहुत रेप्यूटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही आते रहते हैं। ये आपको पूछिए द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये देख के तो आपको कहीं से भी क्वाड्रेटिक का नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आपने डिफरेंशिएशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी होंगी, या इंटीग्रेशन में भी, या लिमिट में भी, लेकिन तो इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर हमने y एज्यूम किया इसको 8 √8 प्लस 2, फिर √8 प्लस 2, फिर √8, और ये सारे अंदर, तो अब आप, अगर मैं इस इनफाइनाइट वाले टर्म में से कुछ टर्म, इस वाले पूरे टर्म को y भी एज्यूम कर लूं, क्योंकि एक टर्म निकाल लिया तो भी वो इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट ही रहेगा, तो ये आपका ये इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आ जाएगा y² - 2y - 8, आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। बस इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, और जो भी इसके रूट्स y की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी फाइनल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y² and minus this thing is 4y plus 2y minus 8 equals to 0, then y minus 4, and then 2y minus 4, and then this thing will be y plus 2 and y minus 4 equals to 0, then the value are y equals to -2 and y equals to 4। बस एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपकी कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, कौन सी सजेस्ट होगी। अब 8 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, और √8 भी पॉजिटिव ही होगा, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर का एडिशन आपका निगेटिव तो कभी नहीं होने जा रहा है, ये आपका पॉजिटिव ही होगा, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4, आप इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको डायरेक्टली पता नहीं है ये क्वेश्चन कैसे होगा, बस आपने y लिया, y अज्यूम किया, और फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, तो वहां से आपको पता चला कि इसके रूट्स क्या है और इसका आंसर क्या है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पर, जो डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत हद तक आपको सॉल्व करने पे या सिंप्लीफाई करने पे डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व होना या ना होना। जैसे अगर मैं एक दो क्वेश्चन और अपनी प्रॉब्लम वाले पार्ट से डिस्कस करूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है एनडीए 2009 का, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसमें से कौन सा जो है आपका एक रूट है इक्वेशन का। तो अगर आपको, या तो आप पहले अप्रोच ये कर सकते हैं कि एबीसी की वैल्यू अज्यूम करें, और वैल्यू के बेस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, या डायरेक्टली ही इस क्वेश्चन को सॉल्व डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हम इनका मल्टीप्लीकेशन हमने देखा, और कुछ इस तरह से इसके फैक्टर बनाए, सो दैट ये वाले जो दोनों हैं वो a माइनस बी और b माइनस सी आपके इसमें कॉमन आ जाए। तो मैंने माइनस जो b है उसका सब्सट्रैक्ट कर दिया, उसको ऐड कर दिया, तो b माइनस सी इसके लिए अलग हो जाएगा, और a माइनस बी इसके लिए अलग हो जाएगा। तो फिर मैं उन्हें कॉमन ले लूंगा, इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का आप सिंपल बना लें, और उसको उस तरह से सिंप्लीफाई कर लें। जैसे अगर मैं इसे बनाऊं, तो मैं इसे सिंपल से एक इक्वेशन बनाना हूँ, x² 2x प्लस 1, सो दैट ये आपकी बन जाए। तो v माइनस सी को मैं क्या लिखूंगा, v माइनस सी की मेरी वैल्यू है i1, एंड c माइनस ए मेरी i2, एंड a माइनस बी मेरी आ गई 1। तो आप इन तीनों के आप सिंप्लीफाई कर लें, और ए बी सी की वैल्यू निकाल लें, और वहां से जो ए बी सी की वैल्यू आएगी, अब इसका जो रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1, क्योंकि x इक्वल्स टू +1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो रूट आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू -1। तो जो भी वैल्यू इनमें से -1 दे, वो आपका उसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी तरीका, या आप इससे b माइनस सी या a माइनस बी को इस तरह c माइनस ए को लिखकर आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स है आपकी, बाकी सारी चीजें इजी होती हैं। जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका एक स्क्वायर का 4 से एक्सीड है, तो 4x इसका हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। अब आपका वो साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये इस तरह की चीजें हैं। ये आपका है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मॉडुलस लगाए तो पहले हम प्लस के लिए निकालेंगे, और फिर हम माइनस के लिए निकालेंगे। प्लस के लिए वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, अगर हमने प्लस के लिए निकाला और नेगेटिव के लिए निकाला तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, और अगर ऐसी आ रही है सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो लेकिन पूछा क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स,
तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इसे मॉडुलस कर लिया हमने और इसे निकाल लिया, तो x आपका आ जाएगा +2 -2 और प्लस माइनस 1। तो ये अगर आप पॉजिटिव के लिए लेके चले -3x + 2 या नेगेटिव के लिए +3x + 2 लेके चले, तो भी जो आंसर आएगा वो यही आपके आंसर आएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी आपके क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप उसे y एज्यूम करें और y एज्यूम करके वो आपका खुद ही आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलिए कैटेगरी पे डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। अब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन बेसिकली तो फंक्शन में भी डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस वी आर हियर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस का मतलब होता है कि नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर इक्वेशंस है तो ax² + bx + c = 0 रहता है, और अगर उसने इन इक्वेशंस बोल दिया मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो, आपका वो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब भी आपका इस तरह की चीजें हैं कि ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, तो उस तरह की चीजों को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। अब इनका बस डायरेक्ट ही सॉल्यूशन ही आता है कि कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है एक्स की वैल्यू, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो ऐसा कोई ज्यादा यूज नहीं है इनमें, बस यूज यही है कि ये जो इक्वेशन होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बस आपको फैक्टराइजेशन कर लेना है और फैक्टराइजेशन से देख लेना है कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रही है। तो जैसे ये आपको पहले इक्वेशन दी हुई है x² - 3x + 2 =0, तो मैं इसे क्या लिख लूंगा, अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या x² - 2x + 2 > 0, या मैं यहाँ से लिख लूँ कि x² - 1 एंड x², ये आपका जो मल्टीप्लीकेशन आया वो +2 है और जो इनका एडिशन आया वो आपका -2 है। इस तरह से आपको कर लेना है, तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो अब ये ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ 1 एंड 2, ग्रेटर देन जीरो का मतलब कब होती है चीजें, जब ये 1 से छोटी हो और ये 2 से बड़ी हो, छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा, तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आएगा। अब दूसरी वाली इसी तरह मैं देख लेता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन -3x - 4 > 0। तो अब मैं डायरेक्टली आपको इसको सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, कैसे इसके रूट लिखूंगा, x माइनस उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो -4 है और जो उनका एडिशन है वो आपका -3 है। तो अगर मैं x -4 लिखता हूँ और x + 1 लिखता हूँ तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो -4 आएगा और -4 + 1 का एडिशन -3 आएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी इसके सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो अब ये लेस देन है, तो लेस देन के लिए क्या होगा कि सॉल्यूशन जो आएगा वो इन -1 और आपका +4 के बीच में आएगा। तो -1 अगर मैं इस लाइन पर ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं आएगा और +4 आपका यहाँ कहीं आएगा। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो आपका दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आपका आएगा। तो इसमें मैंने ड्रॉ कर दिया, तो आपको पूछा है कि कहाँ कहाँ करेक्ट है। -1 से 4 में, -1 से पूरे 4 में सॉल्यूशन नहीं है। 2 से 4 में ये बात करेक्ट है, 2 से 4 में है। -1 से 1 में भी है। और फिर लास्ट हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कि -1 या ये दिस थिंग। अगर आपने देखा हो तो वहां पर क्या होता था, ये जो चीज है और का मतलब सेट में क्या होता है कि इसमें भी लाई कर रहा है एंड इसमें भी और इसमें भी लाई कर रहा है, दोनों में ही सॉल्यूशन लाई कर रहा है। तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज बस इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने देखा कि 2 एंड 4 में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली लाई कर रहा है, 2 एंड 4 इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये आपने छोड़ दिया। अगर मैं उसका पूरा सॉल्यूशन लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा कि दिस थिंग इज दिस थिंग। अगर मैं x इसका पूरा सॉल्यूशन लिखूं तो मैं आपको बताऊंगा कि -1 से 1 एंड यूनियन 2, 4, ये मैं सेट बिल्डर इसकी फॉर्म में लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में मैं इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। ये 4 जो भी इक्वल टू वाले हैं ये -1 और -4 पे ये पॉइंट इंक्लूड होंगे, ये 1 और 2 आपके एक्सक्लूड होंगे। तो जहां भी -1 और वो आए आप वहां पर उसे इंक्लूड कर लीजिए, इस वाले पॉइंट को इंक्लूड कर लीजिए और इस वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा वो एक्सक्लूड होगा क्योंकि ये 1 यहाँ से आया है।
यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ है, तो अब बेसिकली 4 और -1 इंक्लूड होंगे, बाकी सारे पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर ये वाला आंसर क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये वाला आंसर सही है लेकिन अधूरा है, ये वाला आंसर भी सही है लेकिन अधूरा है, तो पूरा आंसर कब है ये। और यूनियन का मतलब अगर आपने वहां देखा हो तो यूनियन का मतलब आपका होता है और ये भी आंसर हो सकता है या ये भी हो सकता है या ये दोनों भी आंसर हो सकते हैं। अगर एंड होता तो ये दोनों ही आंसर होते, तो उस केस में जो मोस्ट अप्रिशिएट और सही आपका आंसर होगा वो डी होगा। यही मेरे क्वेश्चन लेने का पर्पस है। आप इसे सॉल्व तो सारे लोग कर लेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर कौन करता है वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि करेक्ट आंसर जैसे ही स्टूडेंट देखता है वो बी टिक कर देता है, तो वो आपको नहीं करना है, वो अधूरा सोल्यूशन है। पूरा जो सोल्यूशन होगा वो आपका डी होगा। तो चलिए इस कैटेगरी पे एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि इफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू -3x + 4 इज ग्रेटर देन 0 1 विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से क्या करेक्ट है? तो सीधे है x² - 3x - 4 लेस देन 0। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अब मैं कैसे लिखूंगा कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन आ जाए वो आपका -4 आ जाए और जो इनका एडिशन आ जाए वो आपका 1 आ जाए। तो बस आपका आंसर तो होपफुली आ ही चुका है। बस ये वाला जो आपका आंसर है ये -1 से आपका 4 के बीच में आपका आंसर आ जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, -1 और -4, क्योंकि अब यहाँ इक्वल टू नहीं लगा तो मैं जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं करूंगा, तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाली चीजें तो गलत है ही। ये वाली चीजें गलत हो जाए, ये वाली चीजें आप अगर आपका आंसर आ सकता है जब आपने माइनस के केस में ये वाला साइन उल्टा नहीं किया, तो जब भी माइनस से मल्टीप्लीकेशन होती है ये वाला जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है वो इन इक्वेशंस में उल्टा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उल्टा किया। तो और ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो बेसिकली ये कुछ पार्ट थे, दीज वर द पार्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हम फंक्शंस में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने यहाँ पर लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सरल चैप्टर है एनडी के लिए। अगर आप थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस करके जाएं और हल्का सा भी बस देख के जाएं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अब मैं लास्ट में अगर समराइज करूं पूरे चैप्टर को, तो आपको पहले नेचर ऑफ रूट्स आप थोड़े से ध्यान रखें कि d लेस देन 0 के लिए क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 के लिए और d इक्वल्स टू 0 के लिए होता है। फिर रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट और रूट्स की एडिशन -b/2a या प्रोडक्ट c/2a, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और फिर लास्ट ग्राफ वाली जो चीजें हैं वो आप ध्यान रखें, और बाकी जो चीजें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी है, वो आप खुद ही टैकल कर लेंगे। तो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।